हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा तिवारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अक्टूबर से लेके 16th ऑफ अक्टूबर तक के करंट अफेयर का एमसीक्यू, जो रिवीजन सेशन होने वाला है आपका 1 वीक का। तो पहला क्वेश्चन आपका है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि नोबेल प्राइज़ के रेफरेंस में कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है कि आप जो नोबेल प्राइज़ है वो 4 लोगों से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दूसरा है आपका नोबेल प्राइज़ आफ्टर डेथ नहीं दिया जाता। तीसरा जो है वो है कि आपका जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस और फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये चारों एरियाज़ में देती है। और चौथा है सेल्फ नॉमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है नोबेल प्राइज़ के लिए, एक्सेप्ट पीस प्राइज़ जो मिलता है नोबेल का। वो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो पहला है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता, इसमें 4 लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन जो होता है वो गलत होता है आपका। नोबेल प्राइज़ आर नॉट अवॉर्डेड, मतलब नोबेल प्राइज़ जो है वो डेथ के बाद नहीं दिया जाएगा आपका। तो ये भी ऑप्शन जो होता है वो सही होता है आपका, जो ये स्टेटमेंट है। तीसरा है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का जो आपका नोबेल अवार्ड है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। तो ये ऑप्शन होता है आपका गलत। और चौथा है सेल्फ नॉमिनेशन इज़ नॉट अलाउड इन नोबेल प्राइज़ एक्सेप्ट पीस प्राइज़। तो ये ऑप्शन 1 और 4 आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही होता है। तो इनमें से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं वो चूज़ करना है। तो ओनली 2 इनमें से गलत है। अब आगे देख लेते हैं। आपको इसका जो है सॉल्यूशन आके हम जब डिस्क्राइब करेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। पहला है देखते हैं नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ? नोबेल फाउंडेशन नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब नोबेल फाउंडेशन जो है वो 1929 ऑफ जून को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी फाइनेंसेस हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपका मैनेज करने के लिए नोबेल फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन शुरू किया गया। अब किस बेसिस पे शुरू किया गया? आपने अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो इनके विल के बेसिस पे ये आपका नोबेल फाउंडेशन शुरू किया गया। नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। नोबेल प्राइज़ के बारे में तो जो सबसे पहला अवार्ड था नोबेल प्राइज़ का वो 1901 में दिया गया था, मतलब 5 साल बाद अल्फ्रेड नोबेल की डेथ के। और जो अवार्ड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस का जो है वो 1901 में शुरू हो चुका था, लेकिन इकोनॉमी का जो आपका नोबेल प्राइज़ है वो 1969 में शुरू किया गया। वो भी स्वीडिश बैंक जो है वो फंड करती है, जो इकोनॉमिक साइंस के लिए आपका नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसमें जो क्या बोलते हैं, पहला इंडियन कौन था जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी जो कविता थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था उनको। और जो भी आपके इसमें सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। पीस प्राइज़ जो है उसके लिए आप सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को। और कौन कौन सी एकेडमी कौन कौन सा प्राइज़ देती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक का जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। जो मेडिसिन का है नोबेल असेंबली ऑफ कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये देती है। लिटरेचर का जो है वो स्वीडिश एकेडमी ही देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही देती है। साइंसेस इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि लिटरेचर का अवार्ड है। पीस का जो है वो नॉर्वे की जो कैपिटल है वहाँ पे दिया जाता है आपका। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो पीस का प्राइज़ है वो देती है। तो इसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि क्यों देती है, बस उन्होंने बोला कि पीस का प्राइज़ हम देंगे, इसलिए जो नॉर्वे की कैपिटल है वहाँ पे दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आरटीआई से रिलेटेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन।
इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उससे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो पहला दिया गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो आपके 65 ईयर्स से ज़्यादा भी सर्व कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि जो आरटीआई है वो जितने भी आरटीआई के थ्रू कमिश्नर्स बन रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। तो अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस आए ये बताना है आपको। तो इनमें से सही आंसर क्या कौन सा होता है कि पहला, इट अलाउज टू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू सर्व बियॉन्ड द एज ऑफ 65। तो 65 से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया था। बाकी जो सेकंड है आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में रहती है उनकी सैलरी, तो ये बात सही है। जितनी भी सैलरी अलाउंस वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगा आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी और भी आरटीआई के बारे में जान लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा आरटीआई। तो आरटीआई को 20 ईयर्स कंप्लीट हुए अभी कुछ दिनों पहले, इसलिए 20 ईयर्स कंप्लीट करने पे ये न्यूज़ पे रहा। अब इसमें 20 ईयर्स कंप्लीट किए तो इसमें कुछ स्टडीज़ की गई कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम कैसा है और फिर इसमें लूप होल्स क्या क्या हैं उसके बारे में स्टडी की गई। तो जो पहला आप ये जान लें कि पहला जो आरटीआई जो फिल किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो शाहिद रज़ा बर्नी जो पुणे के निवासी हैं उनके द्वारा किया गया था। एक्सेप्शन क्या क्या है आरटीआई एक्ट 2005 के, तो एक्सेप्शन है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म करती हो वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा किसी को भी। इसके बाद जो अभी स्टडी हुई, मैंने बताया कि 20 साल कंप्लीट हुए तो उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं उसके लिए स्टडी भी हुई। तो क्या क्या लूप होल्स हैं, लगभग ऐसे 6 इंफॉर्मेशन कमीशंस जो हैं वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनड हैं। और जो करेक्ट स्टेटस देखा जाए तो कौन कौन से डिसफंक्शन है, पहला है झारखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, और ऐसे कुछ और भी स्टेट हैं जहाँ पे आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं, मतलब विदाउट उनके फंक्शनिंग हो रही है। तो ये कौन कौन से स्टेट हैं, इसमें है खुद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा, और डिटेल में आप आर्टिकल्स हम लोग आपको देंगे वो पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका कि पीएम गति शक्ति योजना से रिलेटेड इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये चूज़ करना है। पहला है इसको लॉन्च कब किया गया, 2021 में, और इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा वो 100 लाख रहा। दूसरा है इसमें जो 7 इकोनॉमिक ड्राइव्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग पे काम किया जा रहा है। तीसरा जो है इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट थ्रू इंटीग्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को जो है वो रिड्यूस करना है। तो तीनों में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो चूज़ करेंगे आप। तो 1 और 3 जो है आपका सही होता है। इसमें जो ये 7 इकोनॉमिक ड्राइवर्स जो हैं उसमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंक्लूड नहीं रहती है और एग्रीकल्चर भी इंक्लूड नहीं रहता है। तो आगे देखते हैं कैसे सारे स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए पीएम गति शक्ति योजना जो है उसको 4 साल अभी कंप्लीट हुए और अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका इन्वेस्टमेंट टोटल 100 लाख करोड़ का था। दूसरा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, क्योंकि जो 7 आपके इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं उसमें मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर और रीन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये सारे वो 7 आपके इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट थ्रू आउट इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, मतलब आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। तो आपका 1 और 3 सही है, बाकी 2 जो ऑप्शन 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो कि
जो गूगल डेटा सेंटर खुल रहा है विशाखापट्टनम में, आपका गूगल अपना डेटा सेंटर खोल रही है, जो कि माना जा रहा है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है गूगल उसमें। तो वो कौन से इन चारों में से कौन से इनिशिएटिव से लिंक होता है? तो ये आपका सही ऑप्शन इसका क्या है? ये है विकसित भारत मिशन, विकसित भारत विजन 2040, इससे आपका लिंक होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए कि गूगल जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है अपना फर्स्ट 1 गीगावाट का डेटा सेंटर और एआई हब, कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अब इसकी इन्वेस्टमेंट साइज़ क्या है? $15 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट करेगा 2026 से 30 के बीच में। इसमें इसको माना जा रहा है कि ये अभी तक का इंडिया का मतलब गूगल का इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, और ये विकसित भारत विजन के साथ अलाइन कर रहा है आपका। इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 के आसपास, 10,000 करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू जनरेट करेगी ये। और ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश की जीडीपी में कुछ इंक्रीमेंट आएगा उसको बूस्ट मिलेगा, और साथ में आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है उसको एक पोजीशन, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये रहा आपका डेटा सेंटर जो ओपन करने जा रही है गूगल, उससे रिलेटेड न्यूज़। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बीचेस एंड स्टेट यूटीज़ आर करेक्टली मैच्ड। अब इसमें जो आपके बीचेस हैं और स्टेट हैं उनको मैच करना है आपको। तो शिवराजपुर जो है वो गुजरात में है, ये सही है। गोल्डन बीच जो है वो उड़ीसा में है, ये भी सही है। फिर ऋषिकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन कोवलम जो है वो केरला में नहीं है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसमें से जो करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। तो 1, 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ से। आगे जानते हैं कि ये जो न्यूज़ आया, क्यों आया आपका सामने? क्योंकि जो 5 महाराष्ट्र के ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है अभी अभी, तो ये सारे आपके 5 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये सर्टिफिकेशन किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है? तो ये है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये डेनमार्क में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अब ये जो है ये सबसे पहले लॉन्च कब हुआ और कहाँ पे हुआ? तो ये फ्रांस में 1985 में हुआ, और ग्लोबली जो एक्सपांड हुआ वो 2001 में ग्लोबली एक्सपांड हुआ, वरना 2001 के पहले तक ये फ्रांस तक ही सीमित था। इसका पर्पस क्या है? रिकग्नाइज क्लीन, सेफ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीचेस को रिकग्नाइज करना है। टोटल क्राइटेरिया जो रखता है ये 33 क्राइटेरियाज़ के अंदर, जिनमें से कुछ क्राइटेरिया जैसे क्लीनलीनेस, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी मेजर्स और एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट है आपका। अब इसमें जूरी कौन कौन सी है? तो ये है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNWTO मतलब वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और FEE और आपका IUCN, ये जो है वो जूरी मेंबर्स हैं इसके। आगे ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि जो आराटाई जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किसके साथ एसोसिएट कर रहा है इनमें से, ये आपको बताना है। तो पहला है कि ये इसरो ने लॉन्च किया है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है फॉर स्पेस कम्युनिकेशन। दूसरा है ये मल्टीलैंग्वेज AI बेस्ड चैट असिस्टेंट डेवलपमेंट बाय NIC डिजिटल इंडिया। तीसरा है ये एक होम ग्रोन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, और चौथा है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसमें से सही ऑप्शन आप चूज़ करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन C आपका सही है। जोहो कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा बनाया गया एक व्हाट्सएप जैसा मैसेजिंग ऐप है, जो कि व्हाट्सएप को बीट कर दे रहा है, मतलब इसके यूज़र्स और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं अभी कुछ टाइम में।
तो जोहो ने ही ये ऐप जो है वो लॉन्च किया है। आगे देख लेते हैं कि ये होम ग्रोन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और गवर्नमेंट भी बहुत फोर्स कर रही है कि आप जो है मतलब डिजिटली जो आपका जो प्लेटफॉर्म्स हैं या एआई जो है जो भी है मैसेजिंग ऐप्स जो हैं वो आपके इनग्रोन हो। तो जो कॉरपोरेशन जो है वो उसने लॉन्च किया है और आप देख सकते हैं न्यूज़ में कि 100 गुना जो है इसके न्यू यूज़र्स देखने को पाए गए हैं सितंबर 2025 में। ओके, थैंक यू। और अगला जो सेशन हमारा आएगा वो नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा। नेक्स्ट फ्राइडे हालांकि तो छुट्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेकर के आएंगे, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी दिवाली।